হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। স্টার্টেড না? ওকে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্যার বিধায়কদের রেট বাড়িয়ে দিল। কিসের রেট? ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেসব এমএলএ ছিল তাদের স্যালারি বাড়িয়েছে একদম 50%, ভাই। মানে বাহ, 80,000 81,000 পেয়েছে, একদম 1,20,000। দারুণ ব্যাপার, ভালোই তো। আর বিজেপি তো কালকে এটার জন্য ওয়াকআউট করেছে, বলছে দাও এই দাও এই দাও। এইসব না করে এমএলএদের না না, ঠিক আছে, বাড়াক না, তাতে অসুবিধা নেই, সবার বাড়ুক। বাড়লে শুধু ওই কিছু লোকের বাড়বে এটা তো ভালো নয়, দেশের সবার রোজগার বাড়ুক না রাজ্যের। সেটার জন্য কি গভর্নমেন্ট কিছু ভাবছে, কিছু ইনভেস্টমেন্ট আনতে পারছে? এটা তো ইম্পর্টেন্ট না। দেশে একটা প্রপার বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারছে? সেটা না করতে পারলে আর কিছু বলার নেই। এই চল, পলিটিক্যাল কথা বলবো না সকাল সকাল। স্টক মার্কেট, এটা পলিটিক্যাল ক্লাস থোড়ি আছে। পলিটিক্যাল সায়েন্স ক্লাসে জয়েন কর, আর ওখানে পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা নিয়ে চ্যানেলে বস। আচ্ছা ঠিক আছে, রাগ করিস না। अच्छा, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो सर चलो इक्विटी डेरिवेटिव कंटिन्यू करते हैं। तो इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर हम लोग स्ट्रेटेजी के अंदर बात कर रहे हैं सर, है ना। स्ट्रेटेजी खत्म ही नहीं होने का नाम लेता है। एक्चुअली स्ट्रेटेजी बहुत सारा हो सकता है सर, आप अपने हिसाब से भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आप उसका भी एक नाम दे सकते हो, नो इशू। जैसे कल हम लोग एक स्ट्रेटेजी पढ़ रहे थे ना, नाम था स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब समझ गए ना? मार्केट मूवमेंट डजंट मैटर, नहीं सॉरी, माने मार्केट मूवमेंट डजंट मैटर इन द सेंस कि मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट बुलिश हो, मार्केट बेयरिश हो, मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर जो करता है कि आपको वोलेटिलिटी को देखते हुए, वोलेटिलिटी को देखते हुए आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो, है ना सर? याद है सबको? कल का क्लास भूल गए क्या? अरे হ্যাঁ স্যার। ओके सर। तो बेसिकली मैं वही बोल रहा हूँ कि आप भी अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो और उसका भी एक नाम दे सकते हो। और अगर आपका स्ट्रेटेजी मार्केट में चल पड़ा तो फिर आपका नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। फिर अपना रिसर्च डेवलप करो सर, ठीक है। इसी तरह से बना है सर स्ट्रेटेजी, इसी तरह से डेवलप हुआ है। किसी ना किसी ने मार्केट को ऑब्जर्व किया, फिर उसके बेसिस में खुद अपना स्ट्रेटेजी लिया, फिर वो स्ट्रेटेजी लोगों को भी बोला कि करके देखो होता है कि नहीं। फिर धीरे धीरे मार्केट में एक पहचान बना, और वही चीज आगे जाके लोगों को पढ़ने का विषय मिला, ठीक है, स्टडी स्टडी करने का मौका मिला। और डेवलपमेंट होता रहता है सर, ऐसा थोड़ी है कोई सोच लिया कि नहीं नहीं हम किताब में जो पढ़े हैं ये जितना लिखा हुआ है उतना ही है, नहीं सर, ये उससे ज्यादा भी है। आप जितना टाइम दोगे ना मार्केट को, मार्केट समय के साथ साथ ना आपको और मौका देता रहेगा। मतलब ये ना, वो सब बोलते हैं ना एवर इवॉल्विंग, ठीक है, मार्केट इवॉल्व होता रहता है, क्योंकि मार्केट है। अब देखो ना, 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश कॉलोनी से, उसके बाद इंडिया को धीरे धीरे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मौका मिला, बट जिस स्पीड में होना चाहिए था उस स्पीड में नहीं हुआ, ठीक है। और इसका पूरा माने क्रेडिट बोलेंगे कि डिसक्रेडिट, डेबिट ही बोलेंगे सर, क्रेडिट तो नहीं बोल पाएंगे। डेबिट गोज टू दैट टाइम पॉलिटिकल लीडर्स, एंड ऑब्वियसली इंडिया अपने आप को संभाल नहीं पाया जिस हिसाब से करना चाहिए था। माने 1947 के बाद जो सिचुएशन वर्ल्ड वाइड बना था, उस टाइम पे यूरोपियंस वर्ल्ड पूरा दुनिया भर में अपना विस्तार रखा था, लेकिन सेम पीरियड में चाइना भी अपना स्पीड लेना चालू किया। पर चाइना जिस तरह से अपने आप को ग्रो करके दिखाया, इंडिया कहीं ना कहीं नहीं कर पाया। इसके पीछे हजारों रीजंस है ऑब्वियसली, बट वही मैं बोल रहा हूँ, चाइना चाइना के साथ साथ और भी तो है, वियतनाम जैसे कंट्रीज भी हैं, थाईलैंड वगैरह, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बहुत सारे हैं। बट मेन पॉइंट इज दैट कहीं ना कहीं इंडिया में लीडरशिप फेलियर रहा है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। सर आप बोलोगे सर खराब ही क्या हुआ है, मैं खराब अच्छा का बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन लेवल में ऐसे इंडिया 75 ईयर्स में एक अच्छा पोजिशन पे है। बट वही एक होता है ना मन में, जैसे हम लोग कभी कभी खुद के बारे में भी यही सोचते हैं कि अगर पहले कर लेता तो आज बेहतर पोजिशन पे होता। तो कुछ वैसा ही पॉइंट देश के बारे में भी समझ में आता है। तो सेम टू सेम ना, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में एक एवर इवॉल्विंग सिचुएशंस है सर। तो टाइम टू टाइम चीजें बदल रहा है, और न्यू न्यू इनोवेटिव मेथड
रिसर्च करने का आ रहा है। आप खुद भी अगर नॉलेज गेन करते हो ना तो आप इस पर्टिकुलर मैटर के साथ जुड़ जाते हो, और टाइम टू टाइम देखना आपको भी मतलब हर एक बात समझ में आता जाएगा। बस वही बात मैं कर रहा था। तो लॉन्ग स्ट्रेडल, ये जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेडल, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेडल में आप, ऐसा स्ट्रेटेजी है ये, इसमें आप दो, एक कॉल बाई करते हो, एक पुट बाई करते हो, वो भी एटीएम जोन में एट दी मनी ऑप्शन को, ठीक है, वो भी एक एट दी मनी ऑप्शंस को आप बाई करते हो, एक कॉल बाई करते हो, एक पुट बाई करते हो, और उसके बाद आप ये अपेक्षा रखते हो, आपका एक्सपेक्टेशंस ऐसा होता है कि मार्केट, माने निफ्टी या फिर जो भी स्टॉक के ऊपर आपने स्ट्रेटेजी अपनाया, वो आपको एक अच्छा गेन देगा। लेकिन मार्केट मूवमेंट किधर भी जाए फर्क नहीं पड़ता, मार्केट बुलिश होने से भी आप इनकम कर सकते हो और मार्केट बेयरिश होने से भी आप इनकम कर सकते हो। ये कल मैंने आपको स्ट्रेटेजी पे ऑफ बताने के टाइम पे भी ये चीज आप लोगों ने देखा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल सेट किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि सर आप इसको करेंट निफ्टी या कोई भी स्टॉक में ट्राई करो, ठीक है, करेंट लेवल निफ्टी में या फिर करेंट लेवल जो कोई भी पसंदीदा आपका स्टॉक है जिसमें आपको लग रहा है कि मार्केट में या तो बुलिशनेस या तो बियरिशनेस नजर आ सकता है। जैसे मुझे ऐसा खबर मिल रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स जो है ना सर, आप उस पर फोकस कर सकते हो अगला कुछ महीने के लिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल, पॉइंट टू बी नोटेड सर, माने क्योंकि जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है ना उसका मार्केट आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया का फेस्टिव टाइम भी स्टार्ट होने वाला है और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में इंडिया इस टाइम से ना काफी गेन करता है। तो ये मार्केट प्रेडिक्शन भी है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का मार्केट आने वाला है। आप ऑब्जर्व करते रहो, मैं कुछ कंपनीज का डिटेल्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग भी रिसर्च करके निकाल लोगे, ठीक है, बट हाँ मैं थोड़ा शेयर कर दूंगा सर कि कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज मार्केट में किस तरह का ग्रोथ लेके आने वाला है, क्योंकि इंडिया फेस्टिव मंथ में एंटर करने जा रहा है ना। ऑलरेडी सितंबर विश्वकर्मा पूजा चालू होगा, है ना, उसके बाद गणेश पूजा, फिर धीरे धीरे दुर्गा पूजा, फिर दिवाली, अब चलेगा अप टू नवंबर दिसंबर तक चलेगा सर। तो ये सिचुएशन है ना इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट के लिए ना एक बहुत बड़ा मौका बनाता है। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर चीज का एक टाइम होता है और उस टाइम फ्रेम के बेसिस में मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिलता है। आप बस उस पर्टिकुलर टाइम का फायदा उठाओ, आप बस उस पर्टिकुलर टाइमिंग का फायदा उठाओ, ठीक है, और इस तरह का स्ट्रेटेजी के साथ अपना मतलब जो भी मार्केट गेनिंग कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज करो। तो मैं ऑलरेडी कल आपको ये चीज समझा दिया था कि कैसे आपको स्ट्रेडल में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। लॉस का मेनली हम लोगों के पास 3 सिनेरियो जनरेट हुआ था इन रियल लाइफ स्ट्रेटेजी। ये भी रियल लाइफ डेटा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप जब स्ट्रेटेजी खुद बिल्ड कर रहे हो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके, जैसे कल हम लोग कर रहे थे, तो आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना। ऐसे टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है सर? बी फ्लेक्सिबल। टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बी फ्लेक्सिबल एंड क्या रे, क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल, है ना। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो और थोड़ा क्वांटिफाइबल रहो। माने ऐसा नहीं कि एकदम ढीठ नहीं बनना है। ढीठ माने समझते हो ना कि नहीं नहीं हमने जैसा बुक्स में पढ़ा वैसा ही करना है। नहीं सर, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हो। और ये फ्लेक्सिबिलिटी और क्वांटिफाइबिलिटी क्या है, ये किसी को ना हाथ पकड़ के सिखाया नहीं जा सकता। ये ना एक इनर सेंस बात करता है सबके साथ, सबका अपना अपना इनर सेंस होता है और वो इनर सेंस उसको बताता है कि नहीं नहीं ठीक है चलो ये बन सकता है। ये जो इनर सेंस है ना, ये आपको मैं कैसे बताऊं ये कैसे बिल्ड होता है ये बिल्ड होता है नॉलेज के साथ साथ। आप जितना नॉलेजेबल बनोगे आप देखना कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बनेगा और आपके अंदर क्वांटिफाइबल कॉन्सेप्ट जो मैंने आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि भाई मेजर कर सकते हो कि किस तरह से मार्केट आपके साथ बिहेव करेगा। तो बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल टेक्निकल एनालिसिस का या ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एजम्पशन है। तो इस एजम्पशंस को ऑलवेज दिमाग में रखना सर, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि एकदम कॉपी बुक नहीं हुआ तो आप बोलोगे नहीं 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 हो रहा है। कई बार लोग ये गलती कर बैठते हैं कि एकदम कॉपी बुक ढूंढते हैं। कॉपी बुक हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी हो भी सकता है। तो बेसिकली
ये जो कल का स्ट्रेटेजी था, मैं जस्ट इसको एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैडल में ना कुछ प्रॉब्लम भी है। ये जो स्ट्रैडल कॉन्सेप्ट है इसका कुछ प्रॉब्लम भी है सर। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। इस स्ट्रैडल में प्रॉब्लम कि आप दोनों तरफ बैलेंस रख के मार्केट में चल तो सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है सर, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना वोलेटिलिटी एक मैटर करता है, ठीक है। वोलेटिलिटी मैटर करता है और कभी कभी स्ट्रैडल के साथ कुछ कुछ चीजें गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैडल के साथ क्या गलती होता है और वोलेटिलिटी कैसे मैटर करता है, ये दोनों चीज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये चीज आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना, क्योंकि मैं अभी देखो पढ़ने के टाइम पे पढ़ा देता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एकदम संगे संग समझ गए और जिंदगी भर इसको यूज कर लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, उसको ऑब्जर्व करना है, तब जाके आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। लेकिन जब किसी पॉइंट पे बात हो रहा है, उस पॉइंट को बाद में दिमाग में चलाया करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया और आप भी कॉपी बंद करके सो गए, ऐसा करने से फिर आप भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल का स्ट्रेटेजी हम लोग लास्ट क्लास में अपनाया था, इसमें दो एटीएम बाई, पुट एटीएम बाई और कॉल एटीएम बाई ऐसा हुआ था। कितना हुआ था सर? 7,000। एग्जाम्पल क्या था? 7,479 না কত ছিল? 7479 ऐसा कुछ ना, 7579। हाँ याद आ गया सर, वेरी गुड। 7579 समथिंग कुछ, जो मोटा मोटी इस जोन में पड़ता था, 7,500 7,600 ऐसे जोन में। तो अगर मार्केट स्पॉट में 7579 था और उसके बाद मार्केट नीचे गिर सकता है या फिर बुलिश भी हो सकता है, माने बियरिश भी जा सकता था, मार्केट बुलिश भी जा सकता है, कहीं कहीं भी जा सकता है। आप प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हो सर, ठीक है। आप मार्केट प्रेडिक्शन ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप रॉन्ग भी हो सकते हो, लेकिन पॉइंट इज दैट कि मार्केट में मूवमेंट होना पड़ेगा। और आपने ये चीज देखा कि अगर मूवमेंट हुआ तो आप 35 से लेके बुलिश मूवमेंट में अप टू 8,700 तक भी अगर मार्केट मूव कर लेता है, ऐसा तो ये इम्पॉसिबल टास्क जैसा हो गया कि 7,500 से मार्केट 8,700 में 15-20 दिन में चला जाए। इट्स नॉट अ जोक। लेकिन सर मार्केट ना कभी कभी मौका देता है, मैं आपको चलो बताता हूँ। अगर आप रिसेंटली देखो सर, निफ्टी का रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, कितना टाइम लगा मुझे बताओ, कितना टाइम लगा मुझे बताओ। अच्छा एकदम रिसेंट जो मार्केट में डाउनफॉल आया था, ये सब हम लोग की आंखों के सामने हो रहा है सर। आप प्लीज इसको देखो, यहाँ पर जो मार्केट में डाउनफॉल हुआ था, ये बात हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे कि मार्केट क्या होगा, मार्केट गिरेगा, ये चीज समझ आ रहा था, और उसके बाद मार्केट उठेगा इसका भी समझ आ रहा था। तो आप एक चीज मुझे बताओ, देखो मैं सिर्फ निफ्टी में बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो मुझे कोई स्टॉक का भी एग्जांपल दे सकते हो, नो इशू विद दैट। मार्केट 19,240 में चला गया था, या फिर आप मानो कि 19,200 250, ठीक है। 19,250 से आज मार्केट 19,735 में है, कितना डिफरेंस क्रिएट किया? ऑलमोस्ट 500 रुपीज का, यानी पॉइंट्स का। हेलो, सही है ना? हाँ सर बोलो। 500 पॉइंट्स मूव किया कि नहीं किया मार्केट? वो भी कितना दिन में Yes, किया? sir. कितना दिन में किया बताओ? এক সপ্তাহ 5 দিন মনে গিয়েছিল। 5 দিন 6 1 দিন week আর কি। ये सिचुएशन बना था सितंबर 1 में, आज सितंबर 8, मैंने 7 से 8 दिन में। हाँ सर, 7 से 8 दिन में ये सिचुएशन बना है। अच्छा क्या ये ऐसा सिचुएशन क्या पहली बार बन रहा है? मैंने क्या ऐसा सिचुएशन पहले नहीं बना? टेक्निकल का और एक assumption, मार्केट बोलो सर टेंड्स टू रिपीट रिपीट इटसेल्फ। मार्केट अपने आप को बार बार दोहराता है, सेम पैटर्न सेम कॉन्सेप्ट में ना, मार्केट बार 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 बार, हाँ हमेशा बार बार थोड़ा धोखा भी दे सकता है, पर बार 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 आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। ये मार्केट का अपना कैरेक्टर है।
ठीक है। जैसे अगर आप कभी सब्जी मार्केट में देखोगे, वेजिटेबल मार्केट में सर कहाँ स्टॉक मार्केट, कहाँ वेजिटेबल मार्केट, अरे सर ऐसा नहीं है, हर मार्केट का कैरेक्टर आपको हेल्प करता है। जैसे मैं देखता हूँ नॉर्मली, मैं एक नॉर्मल नॉर्मल सिटीजन की तरह बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी बिजनेसमैन की तरह नहीं बोल रहा हूँ, एज ए नॉर्मल बायर, वेजिटेबल बायर इन द मार्केट, एवरी ईयर 2 प्रोडक्ट ऐसा होता है, 2 या नहीं 4 प्रोडक्ट, 4 वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं, वो एक टाइम होगा जब उसका दाम बढ़ जाएगा। मैं आपको 4 एग्जांपल्स देता हूँ। पॉपुलर एग्जांपल्स में टोमेटो है, ऑनियन है, क्या बोलते हैं ग्रीन चिली माने कांचा लौंगा, ओके, चिली है, और एक टाइम होता है सर ये पाती लेबू, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेमन। आप देखना हर साल ये 4 प्रोडक्ट में, नॉर्मल वेजिटेबल मार्केट में बोल रहा हूँ, बाकी हर एक सब्जी का मोटा मोटी एक होता है सीजनल मैटर में, बट टोमेटो, ऑनियन, चिली, लेमन ये तो ऑल टाइम अवेलेबल होने वाला एक सब्जी है ना, इसका कोई पर्टिकुलर सीजन तो ऐसा नहीं दिखता है मुझे कि इस सीजन में ही आएगा। जैसे पोटल या परवल जो भी बोलो आप, इसका एक सीजन होता है, लेकिन कुछ सब्जी होता है जो सारा साल भर मिलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्राइसिस क्रिएट करता है और दाम स्काई रॉकेटिंग होता है। क्या ऑब्जर्वेशन सही है पीयूष? হ্যাঁ স্যার। हाँ, टोमेटो, ऑनियन, चिली, लेमन। এখন সব স্যার স্টোর করে মানে বেশি মার্কেটে হাইক বিক্রি করে দিচ্ছে। हाँ, होर्डिंग करता है, এখন वो तो है कि हाँ হ্যাঁ, होर्डिंग का, হ্যাঁ, हाँ होर्डिंग का प्रॉब्लम तो है, होर्डिंग का प्रॉब्लम है। सो दैट्स द जनरल एक ऑब्जर्वेशन था। तो एग्जैक्टली जिस जिस तरह का जनरल ऑब्जर्वेशन हम लोग सब्जी मार्केट में या वेजिटेबल मार्केट में जनरेट कर सकते हैं ना, सिमिलर ऑब्जर्वेशन आप स्टॉक मार्केट में भी जनरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली ये मार्केट थोड़ा बड़ा है, इसमें जनरलाइजेशन करने में टाइम लगेगा, बट अगर आप चाहोगे तो ये भी कर सकते, अगर आप चाहोगे तो ये भी कर सकते। इट्स ऑल अबाउट आपका वही डेडिकेशन। चलो इतना मुझे बता दो सर कि परसेंटेज मूवमेंट कितना हुआ है? 500 पॉइंट्स का जो मूवमेंट रहा है परसेंटेज में कितना है? 2.5%-এর কাছাকাছি হবে, মানে 2.3% এর মতো চলে। 2.3% approx, not a joke, seriously not a joke। बट अगर आपको ये ऑब्जर्वेशंस मिलता है ना, और हम लोग ऐसे ऑब्जर्वेशंस किए भी थे लाइव मार्केट में, हम लोग आई थिंक लास्ट फ्राइडे ना, मैं नेटिव में था और आप लोगों को मैं बता रहा था कि देखो सर मार्केट में एक चेंज आने वाला है, हम लोग डाउ थ्योरी पढ़ रहे थे, यस और नो? यस सर। हाँ सर, हम लोग डाउ थ्योरी पढ़ रहे थे और जस्ट इस पैटर्न को देखते हुए एक ऑब्जर्वेशन आया कि मार्केट वापस गियर चेंज करेगा, और देखो सर गियर चेंज किया है। तो इस तरह का मौका आप लोग भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग भी मेरे से बेहतर बोलते हो कभी कभी, मैं देखता हूँ। सो मेरा कहने का मतलब है कि सिचुएशन मिलता है, सिचुएशन मिलता है। अब पॉइंट इज दैट कि आप इस सिचुएशंस को टैकल कैसे करते हो, टैकल कैसे करते हो। तो बस यही पॉइंट था कि स्ट्रैडल जैसे सिचुएशंस में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, या तो बुलिश या तो बियरिश। अगर आपके सामने बियरिश पॉइंट बन रहा है तो आप बियरिश पॉइंट को दिमाग में रखते हुए चलो, और आपके सामने अगर बुलिश पॉइंट बन रहा है तो बुलिश पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ो। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो फिर स्ट्रैडल में आप प्रॉब्लम फेस करोगे, और लॉस और प्रॉफिट कितना क्या हो सकता है ये आपको पता है, कल ही हम लोगों ने बात कर लिया था, है ना। इवन स्ट्रेटेजी भी आप खुद भी बनाए थे, आप और स्ट्रेटेजी बना लो सर। कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है ब्रोकिंग कंपनी का या फिर सेंसिबल जैसे कोई भी, ठीक है, आजकल ग्रो अपस्टॉक जैसे कंपनीज भी अच्छा मोतीलाल ओसवाल का भी इनका अच्छा है, इनका सॉफ्टवेयर खराब नहीं है। और सेंसिबल तो है ही एकदम इक्विटी मतलब डेरिवेटिव के लिए, जैसे उसका इक्विटी डेरिवेटिव के लिए बना हुआ है। तो फ्रॉम द वी शेप पे ग्राफ हम लोग ये चीज भी देख लिए कल कि क्या हो सकता है। नाउ द बिग क्वेश्चन जिसके लिए आज का क्लास है, सर वोलेटिलिटी मैटर्स करता है,
वोलेटिलिटी मैटर्स। तो वोलेटिलिटी कैसे मैटर करेगा? वोलेटिलिटी हर एवरी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम मैंने मैटर करता है, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मैटर करता है। तो स्ट्रेडल में भी वोलेटिलिटी मैटर करता है। वोलेटिलिटी मैटर्स क्वाइट अ बिट व्हेन यू इंप्लीमेंट द स्ट्रेडल। ये ज्यादा नहीं बोल रहा है। इफ आई सेड द वोलेटिलिटी मेक्स अ ब्रेक्स द स्ट्रेडल, कि वोलेटिलिटी स्ट्रेडल को ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं बोला मैंने, एग्जैगरेट नहीं होगा सर ये बात, ठीक है। मैंने कहने का मतलब है कि कभी कभी वोलेटिलिटी ना खत्म कर देता है स्ट्रेडल का जो कॉन्सेप्ट है, कि अगर आप समझ ही नहीं पाते हो कि स्टॉक कितना मूव करेगा कितना नहीं करेगा, तो ये फेयर असेसमेंट ऑन वोलेटिलिटी सर्व एज द बैकबोन फॉर द स्ट्रेडल सक्सेस। चलो कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एवरी स्ट्रेटेजी में आप रीड करते हो, यहाँ पर भी रीड करो। तो जब भी हम लोग कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं तो उसमें नॉर्मली हमारे सामने मैक्सिमम 30 डेज, 15 डेज या 5 डेज का एक्सपायरी सिचुएशंस हो सकता है ना। आप 5 दिन को 7 दिन भी मान सकते हो, डजेंट मैटर सर। ये देखो सर, यहाँ पर आपके सामने डेट होता है ना, यहाँ पर आपके सामने डेट भी है। तो आप यहाँ पर जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी है 21 को, फिर 28 को, फिर 26 को, ठीक है। तो अगर मैं 1 मंथ का बात करें, 8 तारीख है, तो 28 तारीख आपका 30 दिन का एक्सपायरी है। 21 का बात करें तो 15 दिन है। 14 का बात करें तो ऑलमोस्ट 7 दिन का या 5 दिन का टाइम फ्रेम आपके पास है। तो ऐसा सिचुएशंस आपको, ये रेगुलर है मार्केट का, तो सिचुएशंस तो रेगुलर है। तो डेज टू एक्सपायरी 30 डेज है, डेज टू एक्सपायरी 15 डेज है, डेज टू एक्सपायरी 5 डेज है। एवरी सिचुएशंस आपका प्रीमियम वैल्यू को क्या करेगा, और वोलेटिलिटी अगर 15% से 30% की तरफ बढ़ता है तो क्या होगा। वोलेटिलिटी आप एक्स एक्सिस में मेजर कर रहे हो और प्रीमियम वैल्यू आप वाई एक्सिस को, किसी भी ग्राफ पेपर में ही होता है ना सर, इकोनॉमिक्स तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, वोलेटिलिटी, और इधर क्या मेजरमेंट चल रहा है, प्रीमियम वैल्यू, ठीक है। और हमें ये चीज पता है सर, जब हम लोग बेसिक्स पढ़े थे, बेसिक्स ऑफ एसडी वगैरह, जहां पर हम लोग वोलेटिलिटी मेजर करना सीखे थे, वहां पर भी ये चीज बताया गया था कि जितना मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ता है उतना प्रीमियम वैल्यू बढ़ता है। वोलेटिलिटी कम रहेगा, प्रीमियम वैल्यू लो रहेगा। वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, प्रीमियम वैल्यू ज्यादा होगा। ये मार्केट का एक बेसिक एजम्पशन होता है, और ये चीज प्रीमियम पे आप ऑब्जर्व भी करोगे। ये जो मैं आपको बोला ना, ये ऑब्जर्वेशन आप मार्केट में खुद भी कर सकते हो, कि मार्केट में जब वोलेटिलिटी बढ़ जाता है तो प्रीमियम वैल्यू भी बढ़ जाता है। ऐसा होता है सर, जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना चालू कर दिए, क्या वो लोग ऑब्जर्व किया ये चीज, হ্যাঁ হয় দাদা। है ना ভোলাটিলিটি सर? হাই থাকলে প্রিমিয়ামটা হাই থাকে। एग्जैक्टली सर। आप हमेशा ये चीज देखोगे कि जब भी वोलेटिलिटी हाई रहेगा स्टॉक पे या इंडेक्स पे, आप देखना कि उस टाइम पे प्रीमियम हाई रहेगा। और जो एक्चुअली आपका कॉस्ट है ना, प्रीमियम आपका कॉस्ट है ना सर, प्रीमियम ही तो आपको डालना पड़ता है। प्रीमियम वैल्यू और जो भी लॉट साइज है, एक लॉट लोगे तो एक लॉट 50 कम से कम तो शेयर होता ही है, 2 लॉट लोगे तो 2 लॉट, इस तरह से आपका कॉस्ट मैटर करता है। और फिर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई कितना मार्जिन आपको चाहिए, है ना। तो y axis represent the cost of the strategy, which is simply the combined premium of both the options of, and the x axis represent volatility. अच्छा, both the premium माने कॉल ऑप्शंस प्रीमियम, कॉल ऑप्शंस प्रीमियम एंड पुट ऑप्शंस प्रीमियम। हम लोग तो सीई भी बाई कर रहे थे ना, एटीएम एट दी मनी ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस भी बाई कर रहे थे और पुट ऑप्शंस भी बाई कर रहे थे। कल का जो स्ट्रेटेजी था, माने स्ट्रैडल का जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, उसमें दोनों ऑप्शंस हम लोग बाई कर रहे हैं, एक कॉल और एक पुट, वो भी सेम एटीएम जोन का। और कल उसी तरह से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस भी देखा कि क्या हो रहा है ना। पॉइंट ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन। अब ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू लाइन आपका 30 डेज को रिप्रेजेंट करता है। जब ये स्ट्रेटेजी मनाया जा रहा है तब मार्केट 5000 है ऐसा डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा, बट मेनली ब्लू लाइन माने 30 दिन से है एक्सपायरी का, ठीक है। ग्रीन लाइन माने 15 डेज टू एक्सपायरी एंड 5 डेज माने, रेड लाइन माने 5 डेज टू एक्सपायरी। तो जब एक्सपायरी पीरियड आपके पास ज्यादा नहीं है
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम वैल्यू 70 से हार्डली 120 समथिंग कुछ पहुंचता है। लेकिन जब आपके पास टाइम है, आप देखो स्टार्टिंग में भी प्रीमियम हाई, ओके, और जितना और समय जा रहा है, वोलेटिलिटी जितना बढ़ रहा है, प्रीमियम वैल्यू अप्रोक्स 340 पर जा रहा है सर। और ग्रीन लाइन मॉडरेट लेवल में है, 15 दिन है, तो यहाँ पर भी 115 से अप्रोक्स कितना जा रहा है, 190 अप्रोक्स, है ना, 190। सो पॉइंट क्या है सर? पॉइंट यही है कि वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो प्रीमियम वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अब इसमें आप अगर स्ट्रैडल में हो तो आपके लिए क्या सजेशन है? सजेशन क्या है? तो blue, green, red line represent how the premium increases when the volatility increases, given that there is 30 days to expiry, 15 days to expiry, and 5 days to expiry respectively. As you can see, this is the linear graph, मैंने straight line में है, and irrespective of time to expiry, the strategy cost increases as and when the volatility increases. जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, कॉस्ट माने प्रीमियम। Likewise, the strategy cost decreases when the volatility decreases. उल्टा साइड में सोचो, अगर वोलेटिलिटी 30 से 15% की तरफ बढ़ रहा है ना, तो फिर आपका वोलेटिलिटी डिक्रीज, और वोलेटिलिटी डिक्रीज तो प्रीमियम वैल्यू या फिर कॉस्ट जो है डिक्रीज, है ना। और ये आपको ग्राफिकली बहुत इजीली समझ में आ रहा है, और इसको समझने के लिए आप यहाँ से भी मार्केट से भी देख सकते हो। आपके सामने मार्केट भी मौका इसी तरह से देता है। आप जब भी कोई पर्टिकुलर ट्रेड जनरेट करोगे ना, आपको ये चीज जरूर दिखेगा, ऑब्जर्व करने से ही दिख जाता है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ही तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, चलो एक ब्लू लाइन को देख लेते हैं। इट सजेस्ट व्हेन वोलेटिलिटी इज 15%, माने जब वोलेटिलिटी 15% माने कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर स्टॉक अपने एवरेज पॉइंट से वोलेटिलिटी के कारण, माने डेविएशन के कारण वो वोलेटाइल होता है। और वोलेटिलिटी मार्केट बेसिकली बाइंग, सेलिंग, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, ओपन इंटरेस्ट, सब मैटर करता है, सब मैटर करता है। तो इट सजेस्ट व्हेन वोलेटिलिटी इज 15%, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग माने बाई, इज 160। जब वोलेटिलिटी 15% है तब आपका कॉस्ट पड़ रहा है 160। दिस इज द सिचुएशन। वोलेटिलिटी 15% तो आपका प्रीमियम वैल्यू 160, वोलेटिलिटी 30% तो आपका प्रीमियम वैल्यू 340। बस यही चीज आपको समझाने का कोशिश चल रहा है। नाउ लुक एट अगेन सर, थोड़ा धैर्य रखना सर, बिकॉज और कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक का एक मतलब मिलाप है ये, और कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। So 15% volatility, it cost 160 to set up the long straddle. However, keeping all else equal, बाकी सारा चीज अगर कांस्टेंट रहता है, बाकी सारा चीज माने वोलेटिलिटी छोड़ के बाकी जितना भी और मार्केट में मैनिपुलेशन टेक्निक काम करता है, when volatility increases to 30%, it costs rupees 340 to set up the same long straddle. In other words, you are likely to double your money in the straddle provide. बेसिकली आप डबल कमा लोगे, प्रीमियम बढ़ जाएगा अगर आप 160 में बाई करते हो तो, है ना सर? यस और नो? अगर आप 160 में लॉन्ग होते हो और प्रीमियम 340 हो जाता है तो आपका मनी डबल होता है कि नहीं होता? है सर। है सर। तो अब ये डबल होने के पीछे का मेन कहानी क्या है? मेन कहानी वही है कि मार्केट वोलेटिलिटी कितना है, क्या वो 15 से 30% में इंक्रीज करेगा? करंट जो एवरेज है उसका, अगर करंट एवरेज 15% है और अगला 30 दिन में अगर वो 30% मूव करेगा, जैसे आपने देखा ना कि 7 दिन में, माने ये वोलेटिलिटी अलग चीज है और मार्केट मूवमेंट का परसेंटेज अलग चीज है, ठीक है। वोलेटिलिटी कैलकुलेशन आप स्टैंडर्ड डेविएशंस में सीखते हो, ठीक है। आपको इतना मेहनत नहीं करना है, आपको तो सारा चीज डेटा मिल जाता है, आप पहले चीजों को समझो।
you set up the long straddle at the start of the month. The volatility at the time of setting up the long straddle is relatively low, है ना? जब straddle start होता है तो volatility थोड़ा low ही रहेगा, माने approx 15% या उसके आसपास. After you set up the long straddle, the volatility doubles. ये normally होता है, ठीक है? ये मैंने आपको 30 days का कहानी बोला. Similar कहानी लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ आपको 15 एंड 5 दिन के भी मिलेगा. You can make similar observations with the green and red line, which represent the price to volatility behavior when time to expiry is 15 days or 5 days respectively. Now this also means you will lose money if you execute this straddle when volatility is high, है ना? बात को समझे. जब volatility high है मार्केट में तब आपने straddle लिया, and which start to decline after you execute the long straddle. Long straddle लेने के बाद मार्केट volatility कम होना चालू किया. And this is an extremely crucial point to remember. ये बहुत वाइटल पॉइंट है कि मार्केट वोलेटाइल है या नहीं है. अगर मार्केट हाईली वोलेटाइल है, मार्केट हाईली वोलेटाइल है माने बेसिकली आप 30% वोलेटिलिटी में स्ट्रैडल ले लिए और फिर वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम होता गया, ठीक है? वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम होता गया तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम वैल्यू भी गिरता जाएगा. और अगर प्रीमियम वैल्यू भी गिरता जाएगा तो बेसिक बात है सर, आपका लॉस है, आपका लॉस है, क्योंकि आपने हाई वैल्यू में मार्केट में आ गए थे. अब ऑटोमेटिकली वोलेटिलिटी लो होगा तो आपका प्रीमियम कॉस्ट गिर जाएगा, और गिरने का मतलब यही है कि आप अब लॉस बेयर करोगे. तो ये आपको समझना है सर कि आप स्टार्टिंग में ले रहे हो कि बाद में ले रहे हो, माने किस टाइम पे आप डिसीजन ले रहे हो. नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग अनदर पॉइंट है, पूरा सुन लो फिर क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों से. लेट अस हैव ए क्विक डिस्कशन ऑन ओवरऑल स्ट्रेटजीज डेल्टा. डेल्टा आपको पता है कि ये सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक के बारे में बात करता है. अच्छा, हम लोग एटीएम स्ट्राइक लिए थे, याद करो स्ट्रेटजी. कल हम लोग लाइव स्ट्रेटजी भी बनाए थे और एग्जाम्पल वाला स्ट्रेटजी भी देखे थे. सिंस वी आर लॉन्ग ऑन एटीएम स्ट्राइक, माने लॉन्ग माने बाई, द डेल्टा ऑफ बोथ ऑप्शन इज क्लोज टू 0.5. चलो लाइव मार्केट में चेक करो, करंट एटीएम का डेल्टा कितना बता रहा है? एटीएम डेल्टा 0.5 ही होता है. एटीएम 0.5 ही है दादा. हाँ सर, एटीएम डेल्टा 0.5 ही होता है. ये देखो 19,750 एकदम एग्जैक्ट एटीएम है ना. हाँ बोलो. কলের ক্ষেত্রে প্লাস, এর ক্ষেত্রে মাইনাস আর কলের ক্ষেত্রে প্লাস. वेरी गुड विश्व, ठीक है. ये देखो यहाँ पर 0.5 प्लस, इधर 0.5 माइनस, यही सिस्टम है. बाकी ऑप्शन ग्रीक का बेसिक्स याद करो और अच्छे से याद आ जाएगा जिनका हुआ है. जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं सर. अब तो आप लोग हाथों हाथ देख रहे हो, तब आप लोगों को बस प्रोविजंस की तरह माने थ्योरी बस पढ़ना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे. तो एटीएम का डेल्टा 0.5 भी होता है, ठीक है, क्योंकि एटीएम बीच का माना जाता है. नाउ पॉइंट क्या है, तो एक तरफ 0.5 प्लस, एक तरफ 0.5 माइनस. कॉल ऑप्शंस डेल्टा 0.5 प्लस और पुट ऑप्शंस है 0.5 माइनस. तो प्लस माइनस में क्या होता है, अलजेब्रा क्या कहता है, प्लस माइनस पे नेट रिजल्ट क्या होगा? जीरो. The delta of call options offset the delta of a put options, thereby resulting in a net zero. याद रखें सर, delta of a call options offsets the delta of a put options और इसका रिजल्ट होता है जीरो. ओवरऑल डेल्टा, रिकॉल डेल्टा shows the directional bias. नॉर्मली डेल्टा डायरेक्शनल बायस बताता है ना. मार्केट का जो डायरेक्शंस है वो डेल्टा से समझ में आ जाता है. माइनस है तो बेरिश है, प्लस है तो बुलिश है, ऐसा होता है ना. पॉजिटिव डेल्टा इंडिकेट्स अ बुलिश बायस, नेगेटिव डेल्टा इंडिकेट्स अ बेरिश बायस. यही सर डेल्टा बायस्ड होता है. डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव में बायस्ड है. अगर डेल्टा प्लस है तो मार्केट बुलिश, डेल्टा माइनस है ओवरऑल तो मार्केट बेरिश. इंडिकेशन ऐसा ही है, बस इतना देखना आप, ओवरऑल डेल्टा पोजीशंस. लेकिन हमारा ये वाला केस क्या हो रहा है, डेल्टा जीरो. So given the zero delta indicates that there is no bias whatsoever to the direction of the market.
है ना, प्लस 0.5 माइनस 0.5। तो ऑल दी स्ट्रेटेजी विच हैव जीरो डेल्टा, जिसका डेल्टा जीरो होता है उसको हम लोग डेल्टा न्यूट्रल, जो अभी पीयूष ने लैंग्वेज यूज किया, या फिर डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज कहते हैं, इंसुलेटेड अगेंस्ट द मार्केट डायरेक्शन। माने मार्केट डायरेक्शन किधर भी जाए, अगर आपका डेल्टा जीरो है और आपने कोई स्ट्रेटेजी लिया तो मार्केट कहीं भी जाए आप पैसा कमा सकते हो। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर बेरिशनेस या प्रॉपर बुलिशनेस होना पड़ेगा, बीच में रहने से लटक जाओगे। जैसे आप लोगों ने स्ट्रैडल का ये वाला पे ऑफ स्ट्रक्चर देख चुके हो, ये वाला जो सिचुएशन है इसमें आप लटक जाओगे। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है सर, आप ब्रेक इवन देख रहे हो ना, दिस इज अ लोअर ब्रेक इवन एंड दिस इज अ अपर ब्रेक इवन, है ना, सही तो? लोअर ब्रेक इवन अपर ब्रेक इवन समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो बेसिकली जब आप कोई स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो तो आपके सामने ऑलवेज एक लोअर ब्रेक इवन और एक अपर ब्रेक इवन सिचुएशंस रहते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपनाओ, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें देख लेते हैं सर, क्या करना है सर, एक एटीएम बाई करना है, एटीएम सेल करना है। कॉल एटीएम बाई कर लेते हैं, एक सेकंड, 19,750 ही सही रहेगा। कॉल बाई ना, कॉल बाई पुट सेल, তাই তো? না স্যার দুটোই বাই। ও দুটোই বাই, দুটোই বাই। কল বাই করব, পুটও বাই করব। एक्सपायर टाइम है, एक्सपायरी में टाइम है, तो या तो किसी एक तरह, तो अभी तो ये तो करंट जोन में ही है, साइडवेज में तो लॉस ही खाओगे ना सर। करंट मार्केट 19757 है, आपका करंट टारगेट भी 19757 है, तो ये तो साइडवेज रह गया। तो साइडवेज में रहने से आप लॉस है स्ट्रैडल में। स्ट्रैडल साइडवेज के लिए नहीं है, स्ट्रैडल साइडवेज के लिए नहीं है, तो या तो बुलिश करो या तो बेयरिश करो। क्या करें सर, बुलिश की बेयरिश? चलो मैंने थोड़ा सा बुलिश कर दिया, ठीक है, 19955, ठीक है, एक 200 पॉइंट का 150 पॉइंट का हार्डली मैंने अपवर्ड मूव सोचा। अगर ये हिट करता है तो आप बिल्कुल प्रॉफिट करोगे, आपका मार्जिन वैल्यू भी यहाँ पर फंड नीडेड वो भी दिखा रहा है, ठीक है। नॉर्मली जब आप लोग ऐसे स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, मार्जिन का भी ना कम हो जाता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर कम है ना, इसलिए मार्केट आपका मार्जिन को भी लो डिमांड करता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जब मार्केट में रिस्क कम होता है तो मार्जिन अमाउंट का भी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है, जब रिस्क बढ़ जाता है तो मार्केट अमाउंट रिस्क भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देखो आप दो ब्रेक इवन है, 19574 एंड 19926। तो 19926 एक ब्रेक इवन है आपका और 19574 आपका एक ब्रेक इवन है। तो एक लोअर ब्रेक इवन है, एक अपर ब्रेक इवन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी था, एक लोअर ब्रेक इवन एक अपर ब्रेक इवन। तो बेसिकली ना आपका मेन जो फोकस एरिया है वो ब्रेक इवन पे रहेगा। क्यों सर? क्योंकि ब्रेक इवन क्रॉस करोगे तो प्रॉफिट करोगे ना, तो ब्रेक इवन पे ही ना फोकस रहेगा। अगर मार्केट ब्रेक इवन को क्रॉस कर गया तो फिर बल्ले बल्ले, मैंने ब्रेक इवन इज लाइक अ बाउंड्री लाइन। हेलो, ब्रेक इवन इज लाइक अ बाउंड्री लाइन ना। जैसे जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है उसका मेन टारगेट क्या है कि ये बाउंड्री में जो रोप होता है वो रोप को क्लियर करना है। तो आपके लिए ये रोप ही है ब्रेक इवन पॉइंट, आप ये रोप क्लियर कर दो स्ट्रैडल में। सर अगर रोप क्लियर नहीं हुआ तो आउट हो जाओगे, और क्या, रोप रोप क्लियर नहीं हुआ तो आउट हो जाओगे, रोहित शर्मा की तरह। हमेशा वो क्या बोलते हैं, वो एक एरिया है ना सर लेग साइड में, लेग साइड में पीछे क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर लेग, स्क्वायर लेग नहीं है, डीप फाइन लेग। डीप फाइन लेग में ऑलवेज आउट होता है और वहीं पर छक्का लगाता है, लेकिन वहीं पर वो ज्यादा फंसता है। 90% टाइम रोहित शर्मा डीप फाइन लेग में आउट होता है।
सर इतना क्रिकेट का समझ नहीं है। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको नहीं है, जिनको आता है वो समझ गए। सर फाइन लेग समझते आप लोग? किसको क्रिकेट का नॉलेज है बोलो? सर सबको है, 4 छक्का तो देख ही लेते हैं सब। अच्छा तो बेसिक पॉइंट यही है, अगर छक्का लगा दिए तो एक ही टारगेट है कि क्रॉस कर जाए, रोप क्रॉस कर जाए। लेकिन सर इस खेल का मजा तो अब लगेगा। व्हाट कैन गो रॉन्ग विद दिस स्ट्रेटजी? वही रोहित शर्मा का बात कर रहा था ना, कि रोहित शर्मा जब पुल मारता है, ठीक है, जब पुल मारता है तो वो डीप फाइन लेग में आउट होता है, लेकिन वो पुल सबसे बेहतर मारता है। सबसे बेहतरीन पुल माने मारने वाला बैट्समैन जो है वो रोहित शर्मा है आज के डेट में। क्रिकेट का बात कर रहा हूँ। हाँ? ওখানে আউট হয়ে গেছে। हाँ वो इसीलिए तो बोल रहा सर। तो लेकिन वो सबसे अच्छा वहीं पर खेलता है, उस पे उस पॉइंट पे बॉल आने से छक्का लगने का चांसेस उसका 70 to 80% है, लेकिन 20% आउट भी हो सकता है। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको यहाँ पर स्ट्रैडल में भी होता है। ऑन द फेस ऑफ इट लॉन्ग स्ट्रैडल लुक ग्रेट। think about it, you get to make money whichever way the market decides to move. All you need to is right volatility estimate. आप अगर volatility estimate ठीक ठाक कर लेते हो मार्केट का, तो फिर आपका प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। So what can really go wrong with straddle? Well, two things come in between you and the profitability of the long straddle. आप और आपके प्रॉफिट के बीच में स्ट्रैडल में दो चीज मेनली आता है, एक होता है थीटा डीके और एक होता है लार्ज ब्रेक इवन पॉइंट्स। थीटा डीके और लार्ज ब्रेक इवन, ये दोनों बड़ा चिंता का बात है सर। अब ये दोनों चीज अगर ओवरकम कर लेते हो तो आपका खेल काफी इजी हो जाएगा। समझने वाला बात है सर, हड़बड़ ना करिए ये सब चीजों में। थीटा डीके, डीके नॉर्मली क्या बताता है? थीटा डीके बेसिकली टाइम वैल्यू को बताता है ना, टाइम वैल्यू। समय के साथ साथ क्या होता है? वैल्यू কমে যায়। कमे जाए। थैंक यू सर, वैल्यू कम हो जाता है ऑप्शन का। सो ऑल एल्स इक्वल ऑप्शंस आर डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। एग्जैक्टली सर, एकदम जितना टाइम जाएगा वो वैल्यू कम होगा, जस्ट लाइक आपके मोबाइल फोन की तरह। या फिर आपके घर में अगर कोई आपका बिल्डिंग का हालत जैसे होते हैं, बिल्डिंग का, लैंड का नहीं है, आपका घर पे अगर कोई फर्नीचर्स है, ठीक है, एंटिक को छोड़ के, एंटिक एंटिक फर्नीचर्स को छोड़ के, कोई भी नॉर्मल टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? डिप्रिशिएबल होता है। अकाउंट्स में ही तो करके आए थे हो आप लोग। तो एग्जैक्टली ऑप्शन भी ना डिप्रिशिएबल एसेट्स है। समय जितना जाएगा ये डिप्रिशिएट होगा, एंड दिस पर्टिकुलरली हर्ट्स लॉन्ग पोजीशंस। अगर आप एक बायर हो तो आपको हर्ट करेगा। द क्लोजर यू गेट टू एक्सपायरेशन द लेसर टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस। जितना एक्सपायरी के आसपास आ जाओगे उतना आपका ऑप्शन का वैल्यू कम होता जाएगा। टाइम डिके एक्सेलरेट एक्सपोनेंशियली, मैंने नॉर्मली स्टार्टिंग में ना टाइम डिके इतना, ये मैं आपको जब डिके पढ़ाया था या थीटा पढ़ाया था तब समझाया था। डोंट वरी, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल स्ट्रैटेजी के अंदर उतना मुझे मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। बट बेसिक्स में एक बार मैंने बोला था, हर पॉइंट का बेसिक्स में मैंने डेल्टा गामा थीटा डीके सब बताया था। तो टाइम डीके एक्सेलरेट एक्सपोनेंशियली मैंने डबल हो जाता है ऑलमोस्ट लास्ट वीक बिफोर एक्सपायरेशन। मैंने अगर आपके पास टाइम है तो इतना भी ज्यादा वैल्यू नहीं घटता है, लेकिन जब जितना टाइम क्लोजर में आता है उतना आपका वैल्यू घट जाता है। सो यू डू नॉट वांट टू होल्ड ऑन टू आउट ऑफ द मनी, है ना, और एट द मनी ऑप्शन लास्ट वीक में आप एटीएम ऑप्शंस या ओटीएम ऑप्शंस बिल्कुल होल्ड नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपका प्रीमियम रैपिडली लूज होता है। चेक करके देखना सर, रैपिडली लूज हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है थीटा डीके का, टाइम वैल्यू एक समय हमेशा एक प्रॉब्लम करता है, और ये सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। एंड अनदर पॉइंट इज लार्ज ब्रेक इवन। ये भी बहुत चिंताजनक बात है सर, अगर ब्रेक इवन बड़ा लंबा गैप आपने ले लिया। रिकलेक्ट इन द एग्जांपल वी डिस्कस्ड अर्लियर, इसी स्ट्रैडल में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था। द ब्रेक इवन पॉइंट्स वर 165 अवे फ्रॉम द एटीएम स्ट्राइक, है ना। ये जो करंट एग्जांपल था
इसमें जो हमारा स्ट्राइक था, एटीएम स्ट्राइक, स्ट्राइक प्लस 165 या स्ट्राइक माइनस 165, ऐसा ही था ना रे ब्रेक इवन? হ্যাঁ স্যার 165 মতো ছিল। 165 में। तो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 7579 अगर हमारा पॉइंट था, तो लोअर ब्रेक इवन था 7435 और अपर ब्रेक इवन था 7765 अप्रॉक्स। एटीएम स्ट्राइक था 7000, अच्छा एटीएम स्ट्राइक था 7600, ठीक है, एटीएम स्ट्राइक माना गया है 7600। चलो, तो 7600 अगर आपका एटीएम स्ट्राइक है, तो अपर ब्रेक इवन है 7765 एंड लोअर ब्रेक इवन है 7435। इन परसेंटेज टर्म्स मार्केट को कितना मूव करना पड़ेगा आइदर वेज, किसी भी तरह? 165 डिवाइडेड बाई 7600 कितना होता है? टू 2.2%। अप्रॉक्स, है ना? नाउ क्वेश्चन क्या है, क्या मार्केट 2.2% मूव करेगा सर? आप लोग बात समझ गए ना? बिग क्वेश्चन क्या है, क्या मार्केट 2.2% मूव करेगा? ये बिग क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है इसको प्रेडिक्ट करना, वो भी रेगुलर बेसिस में। इट्स रियली नॉट इजी, बट ये इसी चीज को तो क्रैक करना है सर, इसी चीज को तो क्रैक करना है। जैसे आपने यहाँ पर हम लोगों ने देखा सर, मार्केट ऑलमोस्ट 2.3% मूव किया है, वो भी 7 डेज में। या फिर मार्केट अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट 2.3% अप्रोक्स 2.2% अप्रोक्स रिवर्स गया है, मैंने डाउनफॉल गया है अप्रोक्स 1 वीक में। हो तो रहा है सर, निफ्टी में ही बोल रहा हूँ, आप कोई और स्टॉक में भी चूज करके मुझे दिखा सकते हो, नो इशू। लेकिन क्या है ना, ऑप्शंस के लिए सबसे बेहतर होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 बेस्ट है, लिक्विड है। लेकिन अगर आप चाहो तो कोई स्टॉक अगर आपको पसंद है, अगर आपको समझ आता है तो आप स्टॉक में भी कर सकते हो, नो इशू विद दैट। बट पॉइंट यही है कि क्या आप 2.2% मूव आइडिया कर सकते हो? वो भी 2.2 में क्या होगा? 2.2 में क्या होगा? 2.2 में तो ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन। थैंक यू सर। 2.2 में ब्रेक इवन ही होगा, पैसा कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर पैसा दिखना है तो और कितना चाहिए? 2.2 के ऊपर एटलीस्ट 1%। हाँ सर, अगर पैसा दिखना है, अगर पैसा बनाना है, तो 2.2 के ऊपर एटलीस्ट 1% इन द करंट सिनारियो, मैंने 3.2 ओवरऑल। This means that from the time you initiate this straddle, the market or the stock has to move at least 2.2% either ways for you to start making money. And this move has to happen with a maximum of 30 days. Further, if you want to make a profit of at least 1% on this trade, even we are talking about a 1% move over and above 2.2% on the index, and such large move on the index is quite challenging. Quite challenging, sir. मैंने 2.2 फिर भी अचीव हो सकता है, बट वो लास्ट 1% ये चैलेंजिंग है। स्ट्रैडल इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगर ये एक्स्ट्रा 1% नहीं मिला ना, तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। सो व्हेन यू आर वेरी श्योर अबाउट द मार्केट डाउनफॉल और मार्केट मूव, और वो भी कम से कम 3%, 3.5% के आसपास का आपको फर्क दिखे, तो आप बिल्कुल स्ट्रैडल करो, अदरवाइज थोड़ा चिंता है।
ये नेगेटिव साइड था। देखो सर, जब किसी चीज को सीखना है ना, उसका दोनों साइड देखना है, हेड भी देखना है, टेल भी देखना है, क्योंकि हर चीज का बोथ साइड ऑफ कॉइन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीखने के बाद आप सिर्फ नेगेटिव को देख रहे हो और पॉजिटिव को भूल रहे हो, या फिर वाइस वर्सा कि ओनली पॉजिटिव को देख पा रहे हो, नेगेटिव को भूल रहे हो। कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। लाइक महेंद्र सिंह धोनी। धोनी अभी तक क्रिकेट में मेरा देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इसलिए है क्योंकि धोनी कैलकुलेटिव रिस्क लेना जानता था और बहुत सा मैच जिताया है सर, जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत सा मैच जिताया है। इतना मैच तो किसी ने नहीं जिताया। कोई कोई विराट कोहली का नाम लेता है, इट्स ओके, विराट कोहली भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बट वो अलग बात। बट धोनी जिस तरह से एंड मोमेंट तक मैच को खींचता था और फालतू का विकेट नहीं गवाता था और एंड तक जाके मैच को जिता के आता था, ये दर्शाता था कि कैलकुलेटिव रिस्क किसको बोलते हैं। आई डोंट नो आप लोग क्रिकेट के एग्जाम्पल समझ पा रहे कि नहीं। ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो क्रिकेट देखता है, पूरा पूरा क्रिकेट जो देखता है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, ठीक है, जो पूरा देखता है वो समझ जाएगा। ऐसे देखो, एक बैट्समैन चाहे ना एंड मोमेंट में जब मैच जिताना हो तो चार छक्का लगा के जीत सकता है। लेटेस्ट में एक मैच हुआ है अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। अफगानिस्तान को 37 ओवर में 291 अगर वो कर लेता तो वो एशिया कप के सुपर 4 में चला जाता। वो लोग 289 कर दिया था सर, लेकिन लास्ट 2 रन नहीं कर पाया क्योंकि वही सर, नर्व मेंटेन नहीं कर पाया और कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो बहुत क्लोज पहुंच गया था। गजब का खेला सर, मतलब अनअचीवेबल टास्क कर लिया था। 37 ओवर्स में अफगानिस्तान जैसे एक मिनोज टीम जिस तरह से गजब का गया था, लेकिन क्या गजब का कैलकुलेशन था, और 2 रन, खेल बदल जाता। नहीं सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था। लास्ट में मैं थोड़ा सा हाईलाइट देखता हूँ सर, हाईलाइट देख के समझने का कोशिश करता हूँ। তবে Okay. এবারে পাকিস্তান খেলছে, পাকিস্তান খুব ভালো খেলছে। আর তুই চলে যা পাকিস্তানে। প্রতিবার ওরকম হয়, কাপ কে ওরা নিচ্ছে দেখ, বলছে কাপ ইন্ডিয়া নেই, ইন্ডিয়ার পাকিস্তান বোলিং খারাপ তাই পাকিস্তানের বোলিং অলওয়েজ খুব ভালো হয়, নো ডাউট, ঠিক আছে। ওদের বোলিং साइड অলওয়েজ খুব ভালো হয়, ঠিক আছে। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया उसका बोलिंग झेल लिया, इंडिया के कोई भी टीम, तो फिर पाकिस्तान को भी मात दिया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट नो डाउट उसका बॉलर का दम है सर, दम है, बॉलिंग में बहुत दम है। उनका 3 टॉप बॉलर हैं जो ऑलवेज 140, 145, 150 तक स्पीड ले सकता है। और साहिन शाह के पास तो स्विंग भी है, और वो नासिम शाह बोल के छोटा सा बच्चा है, लड़का है, उसका भी 140 प्लस में वो भी इन स्विंग आउट स्विंग मारता है। और रॉफ का तो क्या बताएं सर, वो बीच में आता है 150 155 में डिलीवरी करता है। ऐसा बॉलर तो किसी भी टीम के पास नहीं है। और एक है श्रीलंका के पास, क्या नाम है उसका, पति राणा, मलिंगा की तरह बॉल करता है, बस एक ही है। इंडिया के पास ऐसा बॉलर नहीं है। बुमराह तो अभी चोट ठीक करके आया है ইন্ডিয়া सर। ক্রিকেটে এত ডেভেলপ করছে কিন্তু ওরা বোলিং নিয়ে ভাবে কেন, আমি সেটা বুঝি না। इंडिया হ্যাঁ, ইন্ডিয়া তো বোলিং নিয়ে অতটা করে না, সবসময় ব্যাটিং ব্যাটিং। नहीं आजकल कर रहा है, बट वही टैलेंट का थोड़ा कमी है। पाकिस्तान ऑलवेज सर, अच्छा बॉलिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का ऑलवेज। अच्छा देखो चलो, क्रिकेट एग्जाम्पल ज्यादा नहीं। मैं तो बस रेलिवेंसी पे बोलता हूँ, नहीं तो नहीं। चलो छोड़ो, तुम लोग तो बह जाते हो, तुम लोग सोचते हो कि मैं क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, नहीं सर, इट्स नॉट अ क्रिकेट कोचिंग क्लास। अच्छा, तो 2.2 के ऊपर जाना है आपको, एक्स्ट्रा 1% मूव, तब जाके ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, ये चैलेंज को कैसे फेस करना है, अगला चैप्टर्स आपको बताएगा, ठीक है, कि हाउ टू फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस। कीपिंग द अबव 2 पॉइंट्स प्लस द इम्पैक्ट ऑन वोलेटिलिटी इन पर्सपेक्टिव, हम लोग समराइज क्या कर सकते हैं, व्हाट रियली नीड्स टू वर्क इन योर फेवर फॉर दिस स्ट्रैडल टू बी प्रॉफिटेबल। चलो, खुद के लिए करो या अपने क्लाइंट के लिए, जानो सर। वोलेटिलिटी शुड बी रिलेटिवली लो एट द टाइम ऑफ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। जब आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करोगे तो देखना वोलेटिलिटी लोअर साइड में रहे। वोलेटिलिटी शुड इंक्रीज ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है। वोलेटिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज करे जब आप स्टॉक को या ऑप्शंस को होल्ड कर रहे हो।
द मार्केट शुड मेक ए लार्ज मूव, मार्केट में एक लार्ज मूव आए, द डायरेक्शन ऑफ मूव डज नॉट मैटर। ये सबसे अच्छा चीज है। मार्केट गिरे की पड़े डजंट मैटर, बट मार्केट शुड मेक ए लार्ज मूव, छलांग ठीक ठाक मारे। द एक्सपेक्टेड लार्ज मूव इज टाइम बाउंड, शुड हैपन क्विकली, वेल विद इन द एक्सपायरी, चाहे वो 30 डेज हो, 15 डेज हो या 5 डेज हो। एक चीज देखो, मैं एक पर्सनली समझता हूँ, मेरा पर्सनल मानना है कि नॉर्मली कॉपी बुक कॉन्सेप्ट बोलता है कि 30 डेज टाइम हो तो वोलेटिलिटी अच्छा काम करेगा, ठीक है, 5 दिन में कम काम करेगा, दैट्स ट्रू। बट सर अगर अगर आप प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस या इंडेक्स एनालिसिस करते हो, आप देखना कि 5 दिन में भी आपको वो मूव देखने को मिल सकता है जिसके लिए आप बैठे हुए हो। जैसे लास्ट 5 ओवर में क्या 50 रन नहीं होता है, हाँ सर, लेकिन हाँ रेगुलर बेसिस में नहीं होता है, दैट्स ट्रू। इसीलिए मार्केट कहता है कि अगर आपके हाथ में टाइम है, आप बात को समझे, क्रिकेट और स्टॉक मार्केट बहुत मैच करता है, तभी मैं बार बार इसका एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास 30 ओवर्स हैं, हेलो, चलो एग्जांपल, आपका टारगेट है, सर मैं क्रिकेट नहीं सिखा रहा हूं, बात को समझे, आपका टारगेट है 100 रन का, ठीक है, आपके हाथ में 10 ओवर्स है। अब मुझे बताओ 10 ओवर में 100 रन बनेगा, इसका चांसेस हाई है कि लो है? कंपेयर टू हाईएस्ट। 6 ओवर्स, 6 ओवर में 100 करना है, 10 ओवर में 100 करना है, आप किसको ज्यादा चांस दोगे? 10 को दोगे, तो नो डाउट इसमें वोलेटिलिटी क्या होगा? कम होगा, है ना सर? और 6 ओवर में आपको 100 करना है, वोलेटिलिटी हाई होगा अगर हो जाता है तो, है ना सर? तो पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं कि 6 ओवर में 100 नहीं बनता है, बनता है। अब मार्केट में भी ना सिमिलरली 5 दिन में 6 दिन में 2.5% मूव होता नहीं है, ऐसा बात नहीं है, होता है। बट आप देखो कि आप किस तरह से इसको ऑब्जर्व कर पाते हो। अगर 5 दिन आपके पास है और आप मार्केट मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, इसमें आपको टेक्निकल हेल्प करता है। मार्केट मूवमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प करेगा? टेक्निकल पैरामीटर्स एंड फंडामेंटल ओवरव्यू, माने फंडामेंटली आप स्ट्रांग होगी नहीं मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कंपनी के बारे में, ठीक है, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो ना किसी कंपनी के बिजनेस के बारे में, वो भी आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है। इनडायरेक्ट हेल्प हमेशा करेगा सर, पर टेक्निकल पैरामीटर आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा किसी मार्केट का मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई करना है तो यहीं पर करना है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है तो यहीं पर करना है, अपर लोअर साइड में, माने अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट करोगे तो फिर यहां समझो, यहां पर समझो, तब ना, नहीं तो कैसे होगा? तो अगर टाइम कम है तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन, ठीक है, सबका खेलने का तरीका होता है। कोई कोई बैट्समैन ऐसे होते हैं जो कम बॉल में ही अच्छा खेलता है, ज्यादा बॉल रहने से वो समझ नहीं पाता क्या करे। जैसे कि एक प्लेयर लास्ट में बना था इंडिया में, इंडियन क्रिकेट में, दिनेश कार्तिक, लास्ट 1 ओवर में आके फिनिशर बन गया था, लेकिन उसको उसको तुम 50 बॉल खेलने बोलो, दिनेश कार्तिक ऑलवेज फेलियर रहा है। अच्छा एग्जाम्पल था ना सर? हाँ सर, दिनेश कार्तिक अच्छा एग्जाम्पल था, लास्ट 1 ओवर में अच्छा खेलता है, फिनिशर बनता है, लेकिन उसको अगर तुम 30-40 बॉल खेलने दे दो, बस दिनेश कार्तिक का गया काम से। सर आप तो हमेशा क्रिकेट का एग्जांपल देते हो, अच्छा ठीक है। तो volatility should be relatively low at the time of strategy execution, volatility should increase during the holding period of the strategy, the market should make a large move, the direction of the move does not matter, the expected large move is time bound, should happen quickly, well within the expiry, ठीक है। they are profitable when set up around major market events, सबसे देखा गया है, ट्रेडर क्या देखता है सर, कि जब मार्केट में मेजर इवेंट हो, एंड द इम्पैक्ट ऑफ सच इवेंट शुड एक्सीड ओवर एंड अबव व्हाट मार्केट एक्सपेक्ट्स, मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी अगर अच्छा होता है मार्केट मूवमेंट, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलता है। जैसे इवेंट लाइक इन्फोसिस का क्वार्टर रिजल्ट्स,
expectations muted to flat revenue guideline for the coming few quarters. ठीक है, फ्लैट रेवेन्यू माने अगला कुछ क्वार्टर्स में अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर गिर जाएगा, ठीक है. एंड एक्चुअल आउटकम as expected, Infosys announces a muted to flat revenue guidelines for the upcoming few quarters. If we had set up a long straddle in the backdrop of such an event and its expectations, and eventually the expectation is matched, then chances are that the straddle would fall apart. This is because around major events, volatility tends to increase, which tends to drive the premium high. ठीक है, अगर मार्केट में कुछ प्रॉपर रीजन नहीं मिला, ठीक है, कि जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन कुछ प्रॉपर रीजन नहीं मिला स्टॉक ग्रोथ का, तो फिर साइडवेज रहेगा इन्फोसिस. तो साइडवेज रहेगा तो स्ट्रैडल फेलियर हो जाएगा. लेकिन अगर मार्केट में इन्फोसिस के बारे में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल पॉजिटिविटी है ना, तो नो डाउट प्रीमियम वैल्यू बढ़ेगा और प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका स्ट्रैडल काम करेगा. तो अगर आप एटीएम कॉल में हो, ऑब्वियसली टू पुट ऑप्शन जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन इवेंट, मार्केट में कंपनी का कोई इवेंट आने वाला है, then you are essentially buying options when the volatility is high. When events are announced and the outcome is known, the volatility drops like a ball, and therefore the premiums also. This naturally breaks this straddle down. ये प्रॉब्लम है कि आप एटीएम कॉल तब बाय कर रहे हो जो मार्केट में स्टॉक के बारे में हाई वोलेटिलिटी है, और जैसे ही अनाउंसमेंट हो गया वोलेटिलिटी धीरे धीरे गिर जाएगा. This naturally breaks the straddle, and the trader would lose money owing to the bought at the high volatility and sold at low volatility phenomena. तो ये नहीं करना है, ऐसा होता है, ये बार बार लोग करता है. एक्चुअली जब मार्केट में वोलेटिलिटी हाई होता है ना, तभी मार्केट में खबर होता है और तब लोग ट्रेड लेता है. आपको तब लेना चाहिए जब खबर नहीं होता है. जब किसी को कोई खबर नहीं है, अगर आप तब समझ जाते हो तो आप मार्केट को समझते हो. जब सब समझ गए तब आप तो समझ गए, तब क्या मार्केट समझे आप, तब तो मार्केट में खेल खत्म हो गया है या न्यू खेल बनने वाला है. और एग्जैक्टली यही रीजन है कि मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा गवाते हैं. 10 में से जो 9 लोग पैसा गवाते हैं उसका मेन रीजन है क्योंकि वो खबर पढ़ के, न्यूज देख के ट्रेड लेते हैं. प्रॉब्लम समझ पा रहे हो सर? ट्रेड न्यूज देख के नहीं सर. इट्स लाइक एक बंगाली मूवी था मिथुन चक्रवर्ती का, थोड़ा सा साउंड करेगा, जोकिंग साउंड होगा सर, बट उसमें एक डायलॉग था, बचपन में देखा था, आप लोग भी सुने होंगे, एमएलए फटाकेस्टो, नाम सुना है सर? सर. तो उस मूवी में एक डायलॉग था, फटाकेस्टो खबर देखे ना, खबर पढ़े ना, কি করে? खबर तैयारी करे. एग्जैक्टली. आपको खबर देखना नहीं है, खबर पढ़ना नहीं है, खबर रेडी करना है, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल बन जाओगे सर. इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि खबर सच में ना देखो, खबर देखो, बट उस खबर के पीछे का फंडामेंटल को देखो, उस खबर के पीछे का बैकग्राउंड को देखो, सिर्फ ऊपर का बात ना देखो. प्रॉब्लम यहीं पर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने एग्जैक्टली अगर मैं मार्केट की भाषा में बोलूं तो एक एफआईआई, एक डीआईआई जैसे मार्केट को रीड कर सकता है, आपको ऐसा रीड करना पड़ेगा सीरियसली एज एन एक्सपर्ट. प्रॉब्लम वही है ना, हम लोग ज्यादातर ट्रेडर का क्या है, टिप्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, लोगों के भरोसे. लोगों का क्या है सर, वो तो ब्रोकिंग फार्म का काम करता है, वो ब्रोकिंग फार्म का काम करता है. आप बाई करो, सेल करो, उसको ब्रोकरेज मिलेगा, रोज टिप्स देंगे, रोज 2% 1% वादा करेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड तो नॉलेज से बनता है. फेवरेबल आउटकम. However, imagine instead of muted to flat guidelines, they announced an aggressive guidelines. मैंने इन्फोसिस का बात कर रहे हैं. वो aggressive guideline, this would essentially take the market by surprise and drive premium much higher, resulting in a profitable straddle trade. This means there is another angle to straddles. Your assessment of events outcome should be couple of notches. मैं क्यों बोला सर, ये बात लोग समझता नहीं है, ज्यादातर लोग
99% लोग मार्केट के बारे में सबको स्टॉक ट्रेडिंग सीखना है। हेलो, आप किसी को भी पूछो सब स्टॉक ट्रेडर बनना चाहता है, लेकिन किसी को बोलो फंडामेंटल, फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग फिर भी समझदार हो काफी, लेकिन किसी को भी पूछो नहीं हमको सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग करना है, वही बाय सेल समझा दो, टेक्निकल एनालिसिस समझा दो और पुट ऑप्शन समझा, ऑप्शन ट्रेडिंग समझा दो। अरे भाई ऑप्शन ट्रेडिंग तो समझ जाओगे, लेकिन ट्रेड करने के टाइम पे फंडामेंटल नॉलेज तो काम करवाओगे। कंपनी का अनाउंसमेंट का इफेक्ट क्या हो सकता है, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट का इफेक्ट क्या हो सकता है, वही तो मार्केट को मूव कराएगा। लेकिन जीवन इसको पढ़ा ही नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हो ना सर? हेलो, अच्छा कंपनी गलत भी तो बोल सकता है, लेकिन सर गलत नहीं बोलेगा वो। कंपनी गलत बोलेगा कि सही बोलेगा, उसके लिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रॉपरली रीड करना आना चाहिए। इन सिंपल बोले तो वो रिपोर्ट तो जनरेट करता है, ऑडिट रिपोर्ट भी जनरेट करता है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो भी आपको जानना चाहिए ना, कि कंपनी एक्चुअली कैसे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है। तो वो जो भी फंडामेंटली बोल रहा है क्या सच में पॉसिबल है? और हवा में कोई बड़ा कंपनी तो हवा में बात करके अपना इज्जत का फालूदा थोड़ी बनाएगा, नहीं करना इज्जत का फालूदा। तो ये चीज समझना है, थीन थीन लाइन होता है मार्केट में, पतला पतला लाइन। जो बाइफर्केशन समझ जाए उसका जिंदगी बन जाए, जो नहीं समझ पाए वो हवा में उड़ जाए। You cannot set up a straddle with the mediocre assessment of events and its outcome. This may seem like difficult propositions, but you will have to trust me. Few quality years of trading experience will actually get you to assess situations way better than the rest of the market. So just for clarity, I would like to repost all the angles which need to be aligned for this straddle to be profitable. The volatility should be relatively low at the time of strategy executions. The volatility should increase during the holding period of the strategy. The market should make a large move. The direction of the move does not matter. The expected large move is time bound, should happen quickly. Long straddle are to be set around major events and the outcome of these events to be drastically different from the general market expectations. Market expectation से बाहर अगर कंपनी परफॉर्म करता है या इंडेक्स परफॉर्म करता है, ठीक है, तो आपको बेसिकली स्ट्रैडल सबसे बेहतर हेल्प करता है। आगे और भी स्ट्रेटेजीज बाकी हैं सर, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों का बाकी रहा है सर, ब्लैक एंड स्कोल्स कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट, ये भी नेक्स्ट वीक में ही बात करेंगे। जिनका मैम के पास क्लास है वो लोग चले जाओ सर। जिन लोगों का ऐसे आई थिंक चौथा का है, संपद दिख नहीं रहा है, संपद का है। जिन लोगों का मैम के पास क्लास है जा सकते हो। सर ओके सर। কালকে ওকে স্যার। স্যাডেল হয়েছিল, হ্যাঁ কালকে স্যাডেল করেছিলাম। করেছিলি? হ্যাঁ মানে করে- স্যাডেল ঠিক নয়, দুটো স্ট্রাইক প্রাইসে করেছিলাম কালকে। আচ্ছা। তখন ওই 12:30টার দিক করে কলের অ্যাট দ্য মানিতে মানে ওই 650 মতো স্ট্রাইক প্রাইসটায় প্রিমিয়াম আচ্ছা চলছে 4 টাকা আচ্ছা 12:30টার টাইমে, ভাবতে পারছি না এক্সপায়ারিতে। আবার তারপরে পরের দিকে ওই 550 মতোতে ওখানেও 4 টাকা চলছে। আমি আচ্ছা বলছি 12:30টা বাজে, মার্কেট এক্সপায়ারি হবে 3:30টার সময়, তখনও এইদিকে আপনার ওপেন ইন্টারেস্ট আছে প্রায় কল সাইডে 10 লাখ মতো, মানে আচ্ছা লোক পুরো এ নিয়ে বসে আছে। আর পুট সাইডেও আপনার আছে প্রায় 8 লাখ মতো। আচ্ছা কি করে সম্ভব হয়, মানে এইদিকে 10 লাখ ওইদিকে 8 লাখ লোক বসে আছে, মার্কেটে প্রিমিয়াম চলছে 4 টাকা করে দুটো স্ট্রাইক প্রাইসে, 12:30টার পর কোনো মুভমেন্ট হবে না। বলে কালকে আমি বলছি, ঠিক আছে গেলে কত যাবে, একটা লটে 4x50 মানে 200 টাকা, 400 টাকার লস নিয়ে রেখেছি। লাস্টে কালকে 120 টাকা একটা স্ট্রাইক প্রাইস, জিরো একটা 120, আচ্ছা হ্যাঁ মানে 30x প্রফিট কালকে একটা লটে আচ্ছা প্রায় 3.5-4 টাকা মতো করে। বাহ যেখানে লস ছিল প্রায় 200 টাকা, মানে 200 টাকা এ নিয়ে লস নিয়ে 3.5 টাকা করে এক একটা লটে। বাহ तो ভালো করে দিস তাহলে। चलो नॉलेज नॉलेज तो पे करेगा सर, नॉलेज पे करेगा। ওকে স্যার, ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটাই রাখি, নেক্সট ক্লাস হ্যাঁ নেক্সট উইক কথা বলি। হ্যাঁ বল। বাই দাদা। ওকে বাই বাই। বাই স্যার
হ্যাঁ গীতিকা পাঠায়নি ওইটা তাই তো? হ্যাঁ আর স্যার সোয়াপটা কি আছে একটু বলে দিন না। স্ব্যাপিংটা তো বেসিক্যালি মানে আলাদা আলাদা শেয়ারের উপরে করতে হয়। আচ্ছা আমি নেক্সট উইক বলি সোয়াপটা, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে? নেক্সট উইকে আমি বলে দেবো, শিওর শর্ট বলে দেবো। আমাকে একটু ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপে লিখে রাখবে তো, স্যার একটু নেক্সট দিন সোয়াপটা বুঝিয়ে দেবেন। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, বাই স্যার। আচ্ছা চলো বাই স্যার। বাই বাই পিয়ুষ।